बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक जॉब विनिंग सीवी कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और इस शॉर्ट वीडियो में हम इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। सबसे पहले हम सीवी किसको कहते हैं। सीवी या करिकुलम वीटे एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, यानी आप अपनी जिंदगी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं उसको एक जगह जमा करना, इसको लैटिन में सीवी कहते हैं। सीवी एक्चुअली एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है आपके काम का, आपके एक्सपीरियंसेस का, आपने क्या एजुकेशन हासिल की है, आपके पास क्या क्या स्किल्स है। इन तमाम इंफॉर्मेशन को एक जगह जमा करके कागज के 2 या 3 पन्नों पे लिखना, इसको हम सीवी कहते हैं। सीवी एक्चुअली एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी ये रिफ्लेक्ट करता है, ये परछाई देता है आपके डेवलपमेंट्स के बारे में, आपके प्रोफेशनल करियर के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आप क्या क्या स्किल्स जानते हैं, आपको क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ाई आपने की है। ये तमाम इंफॉर्मेशन एक जगह जमा होना, इसको हम सीवी या करिकुलम विटे कहते हैं। अब सीवी बनाने का क्या मतलब है? देखिए, ये एक मार्केटिंग टूल है। जैसा इंग्लिश में कहा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब ये है कि अगर आप किसी के सामने अपना इंप्रेशन जताना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी आपके पास स्किल्स है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन है, या जो भी आपके पास टेक्निकल स्किल्स है, वो दूसरा बंदा तभी जानेगा जब ये कहीं आप मेंशन करें। दूसरा मतलब ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि कहीं कोई पोस्ट निकला, इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, बजाय ये कि आप उसको फोन पे बताएं, आप एक डॉक्यूमेंटल सबमिशन देते हैं कि मेरे पास ये स्किल्स है, मेरे पास ये एजुकेशन है, और आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसमें मैं ये मदद कर सकता हूँ। इसी तरह सीवी एक बड़ा पिक्चर देता है, आपका एक स्नैपशॉट बना देता है, आपके पास जो आपकी प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ है उसको ये दर्शाता है। ये मकासद होते हैं एक सीवी बनाने के लिए। और जब भी आप कहीं अप्लाई करते हैं, कहीं जॉब निकलता है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका जो सीवी है वो कैसा है, और वो सीवी आपको उनको सबसे पहले भेजना पड़ता है। अब जब हम बात करते हैं सीवीज की, तो याद रखना चाहिए यूजुअली हमारे पास 2 किस्म के सीवीज होते हैं। पहला, जिसको हम एकेडमिक सीवी कहते हैं, यूजुअली ये तब आप बनाते हैं जब आप एकेडमिक एप्लीकेशन किसी जगह करते हैं। मान लीजिए आप कहीं अप्लाई करते हैं इंडिया में, आउटसाइड पाकिस्तान में, या किसी भी और ममालिक में किसी स्कॉलरशिप के लिए, चाहे आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, चाहे आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हर जगह आपसे सीवी मांगा जाता है। इस एकेडमिक सीवी में ज्यादातर जो फोकस होता है वो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स के ऊपर होता है। आपने कौन कौन से एकेडमिक प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं, आपके कौन कौन से पब्लिकेशंस है, आपको उस रिसर्च का कौन कौन सा यानी ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना आता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप जानते हैं चलाना। और यूजुअली ये जो ये वाला सीवी होता है, यानी एकेडमिक सीवी, ये बहुत डिटेल्ड सीवी होता है। दूसरा किस्म है कॉर्पोरेट सीवी, और कॉर्पोरेट सीवी में ज्यादातर एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये स्पेसिफिक होता है, यानी ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयर जो वो रिक्वायरमेंट मांगता है, जो उसके पास रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, तो ये उसी स्पेसिफिसिटी के साथ बनाया जाता है। इसमें भी मेन फोकस होता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और उस वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ साथ रेलिवेंट एकेडमिक एफिलिएशंस है, आपको वो ट्रेड मतलब आता है करना, आपके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स होते हैं। तो जब भी आप कहीं अप्लाई करें, चाहे एकेडमिक के लिए अप्लाई करें, चाहे आप कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए अप्लाई करें, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह का सीवी बनाना है। हर जगह एक ही किस्म का सीवी जो है वो आपको फायदा नहीं पहुंचा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी अक्सर हम पूछते हैं कि हम अपना सीवी तो बनाते हैं, बेचते हैं, बनाए भी है, मगर ये सीवी जो है हमारा कंसिडरेशन में भी नहीं आता। इसकी वजह क्या है? देखिए, जब भी कहीं जॉब निकलती है, कहीं स्कॉलरशिप पोजीशंस निकलती है, कहीं ग्रेजुएट पोजीशन निकलती है, कहीं भी जहां मनी इन्वॉल्व है, कोई भी पोजीशन निकलता है, तो एक साथ हजारों लाखों उसमें अप्लाई करते हैं। मगर आपको पता होना चाहिए आपके एम्प्लॉयर के पास जो आपका पॉसिबल सुपरवाइजर है, वो इस सीवी में मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड देता है।
यानी सिर्फ आधा मिनट देता है आपके एक सीवी को सरसरी नजर मारने में और ये सिलेक्शन करने में कि आप आगे लेवल पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। बल्कि यहां तक हो सकता है जब आप किसी भी कॉर्पोरेट जॉब्स में अप्लाई करते हैं तो याद रखना चाहिए उनके पास एक एल्गोरिदम बना हुआ है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो 20 से 30 सेकंड्स में आपका सीवी या शॉर्टलिस्ट करेगा या रद्दी के किसी टोकरी में डाल देगा। तो याद रखना चाहिए आपका सीवी कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इस वीडियो में हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, एक टिपिकल सीवी में 3 चीजें होती है। नंबर 1, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, हर सीवी का एक स्ट्रक्चर होता है। सेकंड, उसमें क्या क्या कंटेंट आप डाल रहे हैं, और तीसरा, उस सीवी का लुक कैसा होगा जिसको हम एस्थेटिक्स में कह सकते हैं। इन तीनों चीजों पे हम बात करेंगे कि सीवी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एक सीवी, एक टिपिकल फॉर्मेट क्या होता है सीवी का। सबसे पहले सीवी में हेडर होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होते हैं, ऑनर्स और एक्टिविटीज उसमें आपने क्या हासिल किए हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपका रिसर्च या प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस क्या है, और फाइनली आप एक रेफरेंस देते हैं। यानी अगर आपका एम्प्लॉयर या आपका पॉसिबल सुपरवाइजर या जहां पर आपने अप्लाई किया है किसी को आपके बारे में कंफर्म करें तो उसके बारे में आपको रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। इन चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले हेडर सेक्शन, जो सीवी का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला सेक्शन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है सीवी का, वो है हेडर। उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपका नाम याद रखना चाहिए। ये जो पहला सेक्शन है ये फर्स्ट लाइन रिज्यूमी का है या सीवी का है, ये बोल्ड लिखा होना चाहिए और ये लार्जेस्ट फॉन्ट होना चाहिए। जो भी फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं ओवरऑल पूरे सीवी में, ये वाला सेक्शन जो है आपका नाम, ये सबसे हेडर सेक्शन में सबसे बोल्ड और सबसे बड़े फॉन्ट में लिखा होना चाहिए। साथ साथ में आपने एक एड्रेस देना है, वो एड्रेस आपका करंट एफिलिएटेड एड्रेस होना चाहिए, जहां पर आप अभी रह रहे हैं, आपका रेजिडेंस है, वही एड्रेस देंगे। आपका ईमेल आपको देना है, ईमेल भी आपको वही देना है जो आपका प्रोफेशनल ईमेल है। बहुत सारे लोग इन्हें अजीब तरह से ईमेल बना के भेजते हैं, बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगता है। एक प्रोफेशनल ईमेल आपको बना के भेजना है। अगर आप किसी वाबस्ता नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से तो आप जीमेल या याहू से भी मेल बना सकते हैं। आपका फोन नंबर होना चाहिए, ये दोनों दोनों हो सकते हैं, आपका मोबाइल फोन भी, आपका लैंडलाइन अगर पॉसिबल हो। याद रखना चाहिए ये एसटीडी या कंट्री कोड्स के साथ होना चाहिए। बहुत सारे बिल्कुल कैजुअल हो जाते हैं, वो कंट्री कोड लिखना भूल जाते हैं। देखिए, रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपके मुल्क का यानी जो कोड है या कंट्री कोड है या एसटीडी कोड, इन तमाम चीजों को आप मद्देनजर रखें कि कभी कभी क्या होता है कि रिक्रूटर खुद चाहता है कि आपको डायरेक्टली कॉल करें, इसके लिए आप तैयार रहें। उसके बाद आपके सीवी में ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है। अगर ये ऑप्शनल है, मजबूरी नहीं है कि आप इसको लिखें, मगर हाईली रिकमेंडेड है, कहते हैं कि बेहतर है कि इस सेक्शन को लिखा जाए। देखिए, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आप एक स्टेटमेंट देते हैं जो क्लियर, कंसाइज और टू द पॉइंट होता है। यानी आप अपने इस सीवी का मकसद बयान करते हैं कि आप क्यों इस जॉब में या इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं कि आई वांट टू डू ए जॉब। ये नहीं लिखना है आपको, बल्कि यानी अच्छा लिखना है कि टू अटेन इंटर्नशिप इन द लाइवली स्टॉक इंडस्ट्री, या इस तरह टू अटेन एक्सेलेंस इन एजुकेशन वगैरह वगैरह। इस तरह के अच्छे और कोजी वर्ड्स आपको यूज करना है। इसी तरह कोई वीक लिखेगा तो जैसे यहाँ पर लिखा है कैन इंटरनेशनल लाइफ ऑफ, यानी आपको क्या करना है कि आपने जो ये आप स्टेटमेंट है ऑब्जेक्टिव सेक्शन का, इसको बड़ा ही अच्छे तरीके से लिखना है और एक डिटेल अंदाज में इसको बयान करना है। जो भी जिस इंडस्ट्री में जिस जगह आप अप्लाई कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के मुताबिक, ताकि रिक्रूटर ये जाने कि ये जो बंदा है ये वाकई चाहता है मेरी इस कंपनी में, मेरे इस यूनिवर्सिटी में, मेरे इस एजुकेशनल सेटअप में जॉब करना। याद रखिए कि ज्यादा स्पेसिफिक, यानी ज्यादा स्पेसिफिक इस स्टेटमेंट को मत रखिए, क्योंकि ज्यादा स्पेसिफिसिटी आपको प्रॉब्लम में ला सकती है। तो एक मॉडरेट वर्ड यूज कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, बैड क्या है, वीक क्या है और गुड क्या है। गुड में आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी डिटेल्स दे रहे हैं और आप जीनोमिक, बायोइन्फॉर्मेटिक, मान लीजिए अगर वो कंपनी जीनोमिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे काम कर रहे हैं तो स्पेसिफिक उसके लिए आप ये लिख रहे हैं, मगर ऊपर एक जनरल आप आइडिया भी दे रहे हैं। टू मच स्पेसिफिसिटी और टू मच जनरल, ये दोनों चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के बाद आपका आता है तीसरा सेक्शन, एजुकेशनल सेक्टर।
यानी एजुकेशन में आप क्या लिखेंगे, एजुकेशन सेक्शन में आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, शुरुआत करेंगे हाईएस्ट से लोवेस्ट। मान लीजिए अगर आपने पीएचडी की है तो आप सबसे पहले पीएचडी को लिखेंगे, जैसा कि इस टेबल में दिया गया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस सब्जेक्ट में किया है। इसी तरह उसके बाद आप मास्टर्स लिखेंगे, ये मास्टर्स आपने थीसिस बेस की है या थीसिस के बगैर की, ये लिखेंगे किस यूनिवर्सिटी से, क्या ग्रेड्स है। उसके बाद आप बैचलर्स, अगर आपके पास सिर्फ मास्टर है तो मास्टर शुरुआत करेंगे, फिर बैचलर लिखेंगे, फिर 10+2 भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास पीएचडी है तो स्कूल की एजुकेशन को लिखना ये जरूरी नहीं है, मगर अगर आप बीएस में ही है या बीए में है या बैचलर कोर्सेज में है तो आप अपने 10th ग्रेड को भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेड्स अच्छे हैं तो ग्रेड्स लिखिए, नहीं अच्छे हैं तो ग्रेड्स लिखने की जरूरत नहीं है। एजुकेशनल सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है उस जॉब के लिए रेलेवेंट है या नहीं ये देखा जाता है। उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस का। वर्क एक्सपीरियंस में आप अपना जो भी आपने प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हासिल की है, पोजीशन टाइटल क्या था, ऑर्गेनाइजेशन किस में काम आपने किया, वो ऑर्गेनाइजेशन किस टीम में है, किस स्टेट में है, किस प्रोविंस में है, और डेट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि इस टेबल में यहाँ दिया गया है। याद रखिए कि बेहतर है कि आप डिस्क्रिप्शन को, इन तमाम डिटेल्स को बुलेट पॉइंट में लिखें रोल्स के साथ। और अगर आपके दो जॉब्स में काफी ज्यादा गैप आ रहा हो तो बेहतर है कि आप उसमें डेट्स मेंशन ना करें। अगर नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी है, तो आप उसको डेट्स मेंशन करें, क्योंकि ये देखा जाता है कि आपकी एक्सपीरियंस अच्छी है और आपने किन किन कंपनीज में काम किया है। इसके बाद आता है रिसर्च एक्सपीरियंस। सपोज अगर आप एकेडमिक जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी फोकस करेंगे रिसर्च एक्सपीरियंस की। आपने ग्रेजुएट प्रोजेक्ट क्या किया है, मास्टर प्रोजेक्ट क्या किया है, और इसको आप रिवर्स, इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी सबसे पहले क्या किया है, यानी जो बाद की बात है, जैसे आप 2020 की बात लिखेंगे, उसके बाद 2019, 18, 17, यानी बाद में पीछे पीछे जाएंगे। इससे क्या होता है कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस और अभी की एक्सपीरियंस जो है वो आपका रिक्रूटर, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो उसको चेक कर सकता है। इसी तरह अगर आप नॉन एकेडमिक जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी रिसर्च अगर आपने की है, कोई भी मार्केटिंग रिसर्च हो या कोई भी जो डेस्क रिसर्च हो, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। रिसर्च के बाद आता है रिसर्च पब्लिकेशन। खुसूसन ये उन बच्चों के लिए जो एकेडमिक जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आप अपने रिसर्च पब्लिकेशन लिख सकते हैं अगर आपके पास है। रिसर्च पब्लिकेशन में रिसर्च पेपर्स, रिव्यू पेपर्स, बुक्स या बुक चैप्टर्स आ सकते हैं। अगर अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर है तो इम्पैक्ट फैक्टर लिखे। उन तमाम पेपर्स या ये जो बुक्स का आप लिंक दे सकते हैं, साइटेशन देख सकते हैं, और कुछ एडिशनल फीचर अगर आपने ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाया है वो देखिए, ताकि जो आपका रिक्रूटर है वो ज्यादा मुतासिर हो और आपके काम पे वो ज्यादा फोकस करे। इसके बाद आता है सेक्शन ऑनर्स और एक्टिविटी सेक्शन का। ये ऐसा सेक्शन है जिसमें आप बबांगे दोहल ये ऐलान कर सकते हैं कि आई एम द लीडर, यानी मैंने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। इसमें तमाम एकेडमिक्स और प्रोफेशनल अवार्ड्स आते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलर अवार्ड लिया है, कोई सोसाइटी का अवार्ड लिया है, किसी डिबेट फंक्शन में अवार्ड लिया है, या कोई भी जो काम किया है आपने, वो इसमें आ सकता है। याद रखिए इसमें ऐसे हॉबीज और एक्टिविटीज को शामिल ना करें जो जॉब के साथ रेलेवेंट ना हो। अलबत्ता इन्हें आप वो चीजों को शामिल कर सकते हैं जो इस जॉब के काफी ज्यादा क्लोज हो। यानी ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बताने का कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, आपके अंदर और भी चीजें हैं ये एकेडमिक्स के अलावा, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है किसी भी रिक्रूटर के सामने। फाइनल पॉइंट जो आप इसमें डालेंगे वो है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसे प्रोफेसर्स का या ऐसे लोगों का नाम डालेंगे या पुरानी कंपनीज के जो एमडी आप कह रहे हैं उनका नाम डालेंगे, ताकि वो आपको रेकमेंड करे, वो आपको बताए कि हाँ ये बंदा सही काम कर रहा था या इसने ये स्किल्स हासिल किए हैं। और सीवी में ये चीजों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आपने किसको रेफरेंस दिए। याद रखना चाहिए आप तभी ये लिखेंगे जब आपने पहले से किसी से बात की हो कि मैं आपको रिकमेंडेशन के लिए एज ए रेफरर यूज कर रहा हूं। खामखा उसका नाम लिखेंगे, उसको पता ना हो और ये मामला उल्टा हो सकता है। कभी कभी ऑन डिमांड और ऑन रिक्वेस्ट भी आप ये लिख सकते हैं रेफरेंसेस, यानी कोई कोई कंपनी जब आपको पूछेंगे उस वक्त आप रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपको पहले से ही आपके रेफरर अवेलेबल है तो बेहतर है कि उनका नाम दें, उनकी डिटेल्स दें, ताकि उससे ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि उस बंदे को वो लोग जानते हो, और अगर उसको वो डायरेक्टली कांटेक्ट करें तो आपके जॉब या आपका जो एकेडमिक करियर है वो अच्छा बनने की
इसमें काफी ज्यादा यानी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। लास्ट में आता है एडिशनल सेक्शन। इसके अलावा आप कोई भी चीज इस सीवी में डाल सकते हैं, जैसे आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है किसी चीज का, आपके कोई स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस है, आपका कोई स्पेशल थीसिस या पब्लिकेशन आपके पास है, कोई ट्रेनिंग आपने की है, कोई असिस्टेंटशिप आपके पास है, किसी मेंबरशिप, किसी एफिलिएशन किसी सोसाइटी की आपके पास है, इसी तरह आपने कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस आपके पास है, कम्युनिटी सर्विसेज की है, कोई आपके कंप्यूटर स्किल्स है या लैंग्वेज आपकी कोई एक से ज्यादा आती है, या कोई कंटिन्यूइंग एजुकेशन आप जो हासिल कर रहे हैं साथ साथ में, तो ये चीजों को भी आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपका रिक्रूटर और मुतासिर हो और आप जो कट थ्रोट कंपटीशन होता है उसमें आप आगे बढ़े। देखिए, अब आखिर पार्ट है कि इस सीवी को आप कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत सारे नीले पीले कलर यूज करके जो तमाम सीवी का जो जिस्ट है उसको खराब करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 रेफरेंसेस लिखे हैं जो ऑनलाइन सोर्सेज है, जिसमें आप अपना ये तमाम डिटेल डाके एक बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में सीवी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक यहाँ पर है नोवा रिज्यूमे, इसका लिंक यहाँ दिया गया है। इसी तरह ओवरलीड का रिज्यूमे का यहाँ दिया गया है। इसी तरह इन्फोग्राफिक में canva.com पे आप जाके अपना ये तमाम चीजें डाल के एक एस्थेटिकली आपके पास एक सीवी बन के आएगा। उसमें आप पर्टिकुलर टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि वो टेम्पलेट बहुत ही सादा हो और बहुत ही रेलिवेंट हो। ये 3 जगहों से आप अच्छी तरह से अपने सीवी को मजीद एस्थेटिक बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। आखिर बात जो मैं इस वीडियो के एड में करूंगा कि आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है वो है इन्फोग्राफिक सीवी का। इन्फोग्राफिक सीवी की मिसाल आपके सामने यहाँ पर है। ये nature.com में एक ब्लॉग्स के साथ ये पेश आया था। आजकल जो नए ट्रेंड्स में है उसमें ये भी है कि आपको पूरी डिटेल्स इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि आप एक कार्टूनिस्टिक फॉर्म में, जैसे इन्फोग्राफिक्स कहते हैं, उसकी मदद से आप एक सीवी बना सकते हैं। पिछले स्लाइड में मैंने जो लिंक दी थी, ये जो इन्फोग्राफिक है, उसमें आप इन्फोग्राफिक सीवी भी बना सकते हैं। ये उस वक्त आप बनाइए जब आपको रिक्रूटर मांगे, या आपका जो सिंपलिस्टिक सीवी जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की, उसके साथ साथ आप इन्फोग्राफिक सीवी भी बना सकते हैं। क्योंकि इन्फोग्राफिक सीवी जो है, इट इज अ पिक्चर एक्चुअली वर्थ 1000। कभी कभी आपकी एक पिक्चर हजारों वर्ड से भी बेहतर होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था। अक्सर मेरे स्टूडेंट पूछते थे कि हम सीवी बनाते हैं, या आपने हमेशा हमें बताया कि जब फॉरेन अप्लाई करें, किसी भी जगह अप्लाई करें, आपका सीवी होना चाहिए, मगर सीवी कैसे लिखे, क्या होना चाहिए उसमें। तो ये वीडियो इसलिए था। तो अगर आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं, अपने करियर को, अपनी करियर की उड़ान चाहते हैं, तो मेरे चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।